जय हिंद साथियों। अगर आप अपने एग्जाम को बहुत आसानी से पास करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के 500 क्वेश्चंस के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों पूरी जीके की ल्यूसेंट का संपूर्ण निचोड़ हम लोग देखेंगे इन 500 प्रश्नों के माध्यम से। तो साथियों अगर आप इन 500 प्रश्नों को देख लेते हैं और किसी भी परीक्षा में बैठ जाते हैं तो गारंटी के साथ साथियों पेपर आपका बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। तो सुपर फास्ट तरीके से ये क्वेश्चंस आपके सामने से गुजरेंगे। इन सभी सवालों को आपको देखना है और अपने एग्जाम को साथियों क्लियर करना है। तो पहला सवाल है, कह रहे कि भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखेंगे लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता है। भारत में पहली रेल कब चली तो 1851 में चली, 53 में चली, लेकिन 1851 में साथियों सबसे पहले चली थी। ठीक है ना। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए लॉर्ड कैनिंग थे। देखिए यात्री रेलगाड़ी जो चली थी वो सबसे पहले चली थी 1853 में, लेकिन जो पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी वो 1851 में चलाई गई थी। फैक्ट है, आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 1857 ईस्वी की क्रांति का तात्कालिक मुख्य कारण क्या था। तो 1857 की क्रांति का कारण चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था। एनफील्ड राइफल में प्रयुक्त कारतूसों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो साथियों गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद देखिए 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था। तो कमल व चपाती ये क्रांति का चिन्ह था 1857 की। उसके बाद देखिए कलकत्ता के निकट बैरकपुर छावनी के किस सैनिक ने चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध विद्रोह किया था। तो यह काम मंगल पांडे ने किया था। भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। यह भी आपको मालूम होना चाहिए। साथियों संपूर्ण जीके की अगर बात करें, ल्यूसेंट जीके में जितने भी टॉपिक हैं उन सभी टॉपिक को साथियों कवर किया गया है इन 500 प्रश्नों के माध्यम से। तो अगर आप साथियों इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो ये पीडीएफ भी आपको साथियों मिल जाएगी। कैसे ये पीडीएफ आपको मिल सकती है ये मैं आपको वीडियो में ही बता दूंगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन ही समस्या का हल है। तो यह साथियों लॉर्ड माउंटबेटन जी ने घोषणा की थी। ठीक है ना। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। उसके बाद देखिए कह रहे कि एओ ह्यूम ने 1884 में किस संगठन की स्थापना की थी। तो इन्होंने इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल यूनियन को बाद में क्या नाम दिया गया। तो इसी को साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बाद में नाम दिया गया था। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। तो ये तो साथियों दयानंद सरस्वती की रचना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई ऑप्शन तो है नहीं इसमें। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था। तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। वेदों में संपूर्ण सच्चाई नहीं थे ये कथन किसका है। तो ये बात भी दयानंद सरस्वती जी ने कही थी। उसके बाद देखिए 19वीं सदी में भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला देखिए करके राजा राममोहन राय ने हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करने के लिए 1814 ईस्वी में किस सभा की स्थापना की थी। तो आत्मीय सभा की स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। उसके बाद देखिए आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो ब्रह्मा समाज था। कलकत्ता में राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी। तो 1828 में की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। और कब की गई थी। तो 1875 में की गई थी। कहां की गई थी। तो बंबई में की गई थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए कुछ वर्षों के बाद आर्य समाज का मुख्यालय बंबई से कहां स्थानांतरित किया गया था। तो लाहौर में स्थानांतरित किया गया था। उसके बाद देखिए 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। साथियों आप पूरी इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो हो सकता हो थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन अगर आपको एग्जाम पास करना है, आपका कोई भी एग्जाम है, अगर उसमें जीके आती है तो ये समझ लीजिए ये रामबाण वीडियो है के लिए उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो इस वीडियो में साथियों आप लोग अंत तक बने रहिएगा। बहुत लंबी नहीं करेंगे,
बहुत छोटी भी नहीं है वीडियो हो सकती, लेकिन इतनी हो सकती जितनी आप इसको आराम से देख लीजिए। चलिए, तो स्वराज पार्टी की स्थापना कहां पर की गई? तो इलाहाबाद में की गई। दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कब हुई थी? तो 1945 में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हुई थी, आपको मालूम होना चाहिए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंडिया फॉर इंडियंस ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित है? तो ये पुस्तक चित्तरंजन दास के द्वारा लिखित है। गीतांजलि पुस्तक किसने लिखी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा साथियों गीतांजलि नामक पुस्तक लिखी गई थी। अगर आप साथियों अपने एसएससी जीडी एग्जाम को पास करना चाहते हैं, अब क्योंकि कम समय में है और इस कम समय में आपको साथियों वही कंटेंट पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में साथियों आए, तो इसी क्रम में मैंने 3 पीडीएफ आपके लिए साथियों तैयार करवाई हैं। अगर आप इन 3 पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से पास हो जाएगा। पहली पीडीएफ आपको साथियों जो दी जाएगी वो दी जाएगी एसएससी जीडी के 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर, यानी कि जैसा आपका पेपर आएगा ना वैसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं साथियों, हल सहित आपको ये पीडीएफ दी जा रही है। तो इसमें हिंदी होगी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, जीके मैथ सब कुछ, मतलब 20-20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर होगा। ऐसे 10 मॉडल आपको दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो पिछली शिफ्ट में आए हैं। तो पिछली शिफ्ट में साथियों जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो भी आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहां से तो 100% आना तय है, क्योंकि पिछले एग्जाम में एसएससी जीडी की जो पिछली प्रीवियस ईयर शिफ्ट हुई है वहां से डायरेक्ट एग्जाम में एग्जामिनर साथियों सवाल उठा लेता है। तो आपको एक ये पीडीएफ दी जाएगी, एक ये, और तीसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों 4 से 5 करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, तो वो इसी पीडीएफ में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे ना तो ये तीनों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। मैं कहूंगा इन पीडीएफ को सरसरी निगाहों से भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका साथियों एग्जाम बहुत आराम से पास हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो लाला लाजपत राय ने अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी। और महात्मा गांधी का समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो राजघाट कहा जाता है। क्या महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है? और चौधरी चरण सिंह के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? किसान घाट कहा जाता है। तो ये सभी के सभी क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। और साथियों जो एक टॉपिक, क्योंकि मैंने यहां पर कहा है कि आपके जीके के जितने भी टॉपिक बनते हैं उन सभी टॉपिक को कवर करेंगे, तो साथियों टॉपिक यानी कि एक टॉपिक उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सारे साथियों क्लियर। जैसे कि ये जो समाधि स्थल वाला टॉपिक है ये क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जो एक टॉपिक बनता है वो क्लियर हो जाएगा क्वेश्चंस के माध्यम से। चलिए तो बात करें लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो विजय घाट कहा जाता है। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो शांति वन कहा जाता है। उसके बाद देखिए सूर्य तथा उसके चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, शुद्ध ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्का और आकाशीय पिंडों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसी को तो साथियों सौरमंडल कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कॉपरनिकस ने की थी। यूनान के किस दार्शनिक की मान्यता थी कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है? तो ये साथियों अरस्तु ऐसा मानते थे। सूर्य किस प्रकार का तारा है? तो सूर्य एक गैसीय गोला है। उसके बाद देखिए कि सूर्य कौन सी गैसों का गोला है? तो साथियों मेजरली यहां पर हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है। कौन सी गैस सूर्य का 71% भाग बनाती है? यानी कि हाइड्रोजन ये 71% है सूर्य में। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो आयतन के आधार पर साथियों अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी है। और दक्षिण अमेरिका में स्थित अमेजन नदी की लंबाई कितनी है? तो 6448 किलोमीटर इसकी लंबाई है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी है। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो
चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। अगला देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है। और वुलर झील भारत में कहां पर स्थित है? तो साथियों जम्मू कश्मीर में स्थित है। उसके बाद देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील है। और गिर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो गुजरात में है। और नल सरोवर अभ्यारण्य कहां पर है? तो गुजरात में है। उसके अलावा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहां पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। अगला देखिए करके, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो कर्नाटक में। और भद्रा अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है? ये कर्नाटक में। ये सारे सवाल साथियों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर आप साथियों इन सभी सवालों को देख लेते हैं तो यकीन मानिए पेपर आपका बहुत आसान लगने लगेगा आपको। और इन 500 सवालों को अगर आप तैयार कर लेते हैं और उसके बाद साथियों कोई भी आप प्रीवियस ईयर उठा लीजिए, आप नहीं मान रहे ना, कोई भी आप प्रीवियस ईयर शिफ्ट उठा लीजिए, बहुत सारे डायरेक्ट आपको यहां से सवाल साथियों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है ना? चलिए, तो मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में। चावल का उत्पादन सबसे ज्यादा किस राज्य में होता है? तो पश्चिम बंगाल में। पटसन का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो पश्चिम बंगाल में। और काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो काजू का सबसे ज्यादा उत्पादन केरल में होता है। मक्के का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। और 5 नदियों की भूमि किसे कहा जाता है? तो पंजाब को साथियों 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ठीक है ना? अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए सवाल को और बताइए सही जवाब क्या होगा। ईश्वर का निवास स्थान किस नगर को कहा जाता है? तो साथियों प्रयाग को। त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मदुरै को। और महलों का शहर किसे कहा जाता है? तो कोलकाता को। उसके बाद देखिए, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। और इस्पात नगरी किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को इस्पात नगरी कहा जाता है। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। और असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर साथियों ये असम की राजधानी है। उसके अलावा अगर बात करें कि गुजरात की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और गोवा की राजधानी पणजी है। और हरियाणा की राजधानी साथियों चंडीगढ़ है। ये सारी जानकारी आपको याद होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए करके, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो मुंबई को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है? तो कोच्चि को कहा जाता है। और भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। और गुलाबी नगर यानी कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो जयपुर शहर को पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है। क्वीन ऑफ डेक्कन किसे कहा जाता है? तो पुणे को साथियों क्वीन ऑफ डेक्कन कहा जाता है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे पर बसा है? तो अलकनंदा नदी के किनारे पर बसा है बद्रीनाथ। आगरा किस नदी के किनारे पर बसा है? तो यमुना नदी के किनारे। और इलाहाबाद किन नदियों के संगम पर बसा है? तो गंगा और यमुना के संगम पर बसा है इलाहाबाद। कटक किस नदी के किनारे पर बसा है? तो महानदी के किनारे पर। कोया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो यह आंध्र प्रदेश में निवास करती है। मिजो जनजाति कहां पाई जाती है? तो मिजोरम में पाई जाती है। उसके बाद देखिए, पनियान व इरूला जनजातियां किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में साथियों है। उसके बाद देखिए, आवो जनजाति किससे संबंधित है? तो यह असम से संबंधित है, यानी कि आवो जनजाति असम में रहती है। भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस बांध का नाम है टिहरी बांध और यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपको मालूम होना चाहिए कि थार रेगिस्तान भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। साथियों यहां पर अगर बात करें, अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर अपने आप एग्जाम को आप आसानी से क्रैक करना चाहते हैं तो साथियों इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिए। और एक प्यारे से कमेंट के माध्यम से साथियों बता दीजिए कि यह क्लास आपको कैसी लग रही है। चलिए अगला सवाल देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। भारत की सबसे बड़ी गुंबद कौन सी है? तो गोल गुंबद है, जो कहां पर है? जो बीजापुर में है। भारत की सबसे बड़ी मीनार कौन सी है? तो कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में है। और भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की अगर बात करें तो चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, जो कहां पर है? जो ओडिशा में है। और भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की कुंजी कहा जाता है? मैं कहूंगा संविधान की कुंजी तो प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, किस मामले में संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया? तो बेरूबारी मामले के तहत साथियों प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। किस अधिकार के माध्यम से
मूल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से मूल अधिकार सुनिश्चित किए गए हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में जिक्र किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का। अगला सवाल देखिए साथियों, 500 सवाल हैं और अभी तक 100 सवाल हुए हैं। अगर आपको अपने सिलेक्शन से प्यार है, अगर आप ईमानदारी से पढ़ना चाहते हैं, तो इन 500 सवालों के जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए। फिर से मैं आपसे एक बार दोबारा कह रहा हूं, अगर ऐसा है तो सिलेक्शन आपकी मुट्ठी में होगा, कोई छीन नहीं सकता साथों आपसे सिलेक्शन, ठीक है ना। तो 100 सवाल हुए हैं, 500 सवाल देखते रहिएगा आप लोग। यानी कि भीमराव अंबेडकर ने किस अधिकार को संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साथियों संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। राष्ट्रपति की पद अवधि किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 56 में निहित है। किस अनुच्छेद में साथियों? अनुच्छेद 56 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत दिया जाता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से कितने वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं? तो 5 वर्ष तक। देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं। उसके बाद देखिए भारत के राष्ट्रपति का जिक्र जो है वो किस अनुच्छेद में निहित है? तो साथियों अनुच्छेद 52 में निहित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 54 में साथियों क्या है? निर्वाचक मंडल के बारे में बताया गया, राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल होता है, यानी कि राष्ट्रपति को कौन लोग चुन सकते हैं उसको निर्वाचक मंडल कहते हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 53 में। उसके बाद देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो आप लोग याद रखेंगे भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है, लेकिन भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ अभी हम लोगों ने देखा, लेकिन अनुच्छेद 63 में लिखा है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। किसका पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद होता है? तो उपराष्ट्रपति का। आधिकारिक क्रम में उपराष्ट्रपति का पद किसके बाद आता है? तो राष्ट्रपति के बाद आता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है? तो अमेरिका देश के तर्ज पर बनाया गया है। उपराष्ट्रपति किस सदन का सभापति होता है? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं ये उपराष्ट्रपति। किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा का सभापति उस सदन का सदस्य नहीं होता। किस सदन का सभापति उस सदन का सदस्य होता है? तो मैं कहूंगा लोकसभा का सभापति उस सदन का सदस्य होता है। किसकी तरह राज्यसभा का सभापति भी पहली बार मत नहीं दे सकता? तो लोकसभा के अध्यक्ष का। उसके बाद देखिए संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? तो जो वास्तविक प्रमुख होते हैं साथियों प्रधानमंत्री होते हैं। अगले नंबर का सवाल है, यानी कि भारत में संसद तथा कार्यपालिका दोनों पर कौन नियंत्रण करता है? तो प्रधानमंत्री करते हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 73 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार निहित है। साथियों जो क्वेश्चंस आपको नहीं मालूम है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लीजिए, ठीक है। चलिए संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का उल्लेख किया गया? तो यह बात साथियों अनुच्छेद 74 में कही गई है। भारतीय संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन होता है? तो यह सुप्रीम कोर्ट होता है। सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान का संरक्षक और व्याख्याकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद देखिए राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किससे परामर्श के आधार पर की जाती है? तो उच्चतम न्यायालय के परामर्श के आधार पर की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 155 में निहित है। उसके बाद देखिए राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अर्हताएं साथियों अनुच्छेद 157 में निहित है। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्यपाल राज्य सरकार के संवैधानिक प्रमुख होते हैं। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्यपाल में। किसी राज्य की कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है। राज्य की कार्यपालिका सत्ता का वास्तविक प्रधान कौन होता है? तो राज्य की कार्यपालिका सत्ता का वास्तविक प्रधान मंत्री परिषद होता है। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद में निहित है? तो अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का गठन के बारे में बताया गया है। और भारत में निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? तो मैं कहूंगा ब्रिटेन देश के संविधान
संविधान से ही निर्वाचन पद्धति ली गई है। उसके बाद देखिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मत अधिकार के आधार पर किस अनुच्छेद में निहित है? तो आप लोग याद रखेंगे अनुच्छेद 326, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मत अधिकार के होना साथियों, यह बात कहां पर लिखी है? तो अनुच्छेद 326 में लिखी है। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्ण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 329 में है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? तो 65 वर्ष निर्धारित की गई है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है नियुक्ति। उसके बाद देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? तो 6 वर्षों के लिए की जाती है। उसके बाद देखिए भारतीय राष्ट्रीय गान यानी कि जन गण मन की रचना किसने की थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। राष्ट्रगान जन गण मन के एक तरीके से अगर बात करें रविन्द्रनाथ ठाकुर की किस कृति से लिया गया है? तो गीतांजलि से लिया गया है। राष्ट्रगान को सबसे पहले कब गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। और भारतीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में साथियों गाया गया था। यह आप लोग यहां पर याद रखेंगे। उसके बाद देखिए संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति व उसके लिए प्रक्रिया किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो अनुच्छेद 368 में उल्लिखित है। उसके बाद देखिए किस संशोधन द्वारा नवीं अनुसूची को शामिल किया गया था? तो जो पहला संविधान में संशोधन हुआ था 1951 में, इस संशोधन के तहत साथियों नवीं अनुसूची को भी शामिल किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? 1951 से 1956 तक। देश की प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित है। प्रथम योजना की मुख्य प्राथमिकता किस क्षेत्र को दी गई थी? तो साथियों कृषि एवं सिंचाई को दी गई थी। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का अध्यक्ष साथियों कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री ही नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति करते हैं। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष को किस मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है? तो कैबिनेट मंत्री का। और दूसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली? तो 1956 से 1961 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना। और प्रोफेसर पीसी महालनोबिस का 4 क्षेत्रीय योजना मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का प्रारूप था? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप था। अगले नंबर के सवाल देखिए, दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो समाजवादी समाज की स्थापना करना ही दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए भारत में 1 रुपए के नोट को देखिए, जरूरी नहीं एकमात्र उद्देश्य, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, भारत में 1 रुपए के नोट को छोड़कर अन्य सभी नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर? तो वित्त सचिव के। अगला देखिए कह रहे कि बैंक जिस ब्याज दर पर बैंक से कम अवधि यानी कि कम अवधि के ऋण लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसी को साथियों रेपो रेट कहा जाता है। क्या? यानी कि बैंक जिस ब्याज दर पर रिजर्व बैंक से कम अवधि के ऋण लेते हैं उसको रेपो रेट कहा जाता है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह गलत हो जाएगा, पहला स्थान है, यानी कि भारत अब पहले नंबर पर साथियों आ चुका है। अगला देखिए जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितने प्रतिशत? तो 17.5% थी। अगला देखिए कह रहे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है? तो अनुच्छेद 246 के तहत जनगणना करने का अधिकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो 10 वर्षों के बाद। भारत में जनगणना का शुभारंभ कब किया गया? तो 1872 में। भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में की गई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में पहली नियमित जनगणना किसके शासनकाल में शुरू की गई थी? नियमित जनगणना की बात की जाए तो लॉर्ड रिपन आपको बताना है। भारत में पहली नियमित जनगणना की शुरुआत कब की गई थी? तो 1881 में की गई थी। भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश। और किस राज्य में
भारत की कुल जनसंख्या का 16% से ज्यादा निवास करता है तो उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला तीसरा राज्य कौन सा है तो बिहार है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला चौथा राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है। उसके बाद देखिए, विश्व बैंक ने किस वर्ष से कार्य करना शुरू किया था तो 1945 से कार्य करना शुरू किया था। विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पर है तो वॉशिंगटन में साथियों विश्व बैंक का मुख्यालय है। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक साथियों कौन थे तो गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो महात्मा बुद्ध भी इनको कहा जाता है। और अब तक सबसे ज्यादा स्वीकृत गौतम बुद्ध का काल कौन सा है तो 563 से साथियों, यानी कि जो गौतम बुद्ध का काल है वो 563 से 483 ईसा पूर्व तक का था। अगला देखिए, कह रहे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था तो सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ कब बुद्ध के नाम से जाने गए तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध के नाम से जाने गए। और गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो निरंजना नदी के किनारे पर साथियों ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फाल्गु नदी के किनारे, फाल्गु भी इसको साथियों कहा जाता है। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या कहलाया तो बोध गया कहलाया, यानी कि जहां पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो बोध गया स्थान कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था तो साथियों सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया तो इसको साथियों धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। अगला देखिए, कह रही कि गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे तो बिंबिसार गौतम बुद्ध का अनुयायी था। उसके अलावा साथियों प्रसेनजित था, उद्दीन भी था गौतम बुद्ध का अनुयायी। अगला सवाल देखिए, गौतम बुद्ध की मृत्यु को, गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है तो महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है ना। अगला देखिए, गौतम बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित हो गए तो भिक्षुक और उपासक, ये दो भागों में सातों विभाजित हो गए थे गौतम बुद्ध के अनुयायी। अगला देखिए, यानी कि बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन कौन से हैं तो दो संप्रदाय हीनयान संप्रदाय और महायान संप्रदाय हैं। अगले देखिए, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर कौन थे तो ऋषभदेव थे। और जैन धर्म तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था तो सांड सातों इनका प्रतीक चिन्ह था। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे तो साथियों पाशर्वनाथ थे। और जैन तीर्थकर पाशर्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था तो साथियों सर्प था। उसके बाद देखिए, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे तो महावीर स्वामी थे। और जैन तीर्थकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था तो सिंह सातवें प्रतीक चिन्ह था। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं तो जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। बौद्धों की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है तो बुद्ध चरित को बौद्धों की रामायण कहा जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बुद्ध चरित की रचना किसके द्वारा की गई थी तो अश्वघोष के द्वारा की गई थी। अगले सवाल देखिए, महाविभाषा शास्त्र की रचयिता कौन है तो साथियों वासुमित्र। कौन? महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? वासुमित्र है। श्रीलंका का इतिहास किस बौद्ध साहित्य में है तो साथियों दीप वंश में है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे तो चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे। धनानंद को हराने में किसने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी तो चाणक्य ने साथियों मदद की थी। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था तो चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य के अन्य नाम कौन कौन से हैं तो चाणक्य को कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है तो अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किस विषय पर साथियों आधारित है तो यह राजनीति पर आधारित है अर्थशास्त्र पुस्तक। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। और कुमार गुप्त प्रथम को अन्य किस नाम से जाना जाता है तो महेंद्र आदित्य भी इनको कहा जाता है। क्या? महेंद्र आदित्य भी कुमार गुप्त प्रथम को कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि किस शासक ने मुद्राओं पर मयूर की आकृति उत्कीर्ण कराई थी तो कुमार गुप्त ने। तोमर वंश के बाद कौन सा वंश आया था तो चौहान वंश आया था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था तो वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर के सवाल आपके स्क्रीन पर है। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था तो रामगुप्त था। रामगुप्त का वध करके किसने राज सिंहासन पर अधिकार किया था तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। पाल वंश का संस्थापक कौन था तो गोपाल था। गोपाल की राजधानी क्या थी तो गोपाल की राजधानी साथियों मुंगेर थी। अगले नंबर का सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि गोपाल किस धर्म का अनुयायी था तो ये साथियों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या गोपाल की अगर बात करें तो ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था गोपाल। गोपाल ने किस महाविश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी तो गोपाल ने औदंतीपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी।
पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो धर्मपाल पाल वंश का सबसे महान शासक था। यह भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई थी? तो धर्मपाल ने करवाई थी। ये सारे के सारे सवाल साथियों आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है ना। तो इन सभी सवालों को आप लोग देखते जाइए। 230 सवाल यहां पर हो चुके हैं और अभी 500 तक का सफर आपको तय करना है। ये सफर भले साथियों लंबा है, लेकिन अगर आप ये सफर पूरा तय कर लेते हैं तो आपकी भाई यहां एक चीज कवर अप हो जाएगी कि आपकी पूरी जीके के इतने इतने टॉपिक जहां से सवाल सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक साथियों कवर अप हो जाएंगे और एग्जाम को आपको पास करने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो बने रहिए साथियों क्लास में। कहा जा रहा है कि किन वंशों के बीच कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो पाल वंश, गुर्जर वंश और राष्ट्रकूट वंश के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। अरबों ने, ठीक है ना, अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने सिंध पर विजय कब प्राप्त की थी? तो 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध पर विजय प्राप्त की थी। अरब आक्रमण के समय सिंध पर किसका शासन था? तो दाहिर का शासन था। भारत पर किसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था? तो यह अरब वासियों का मुख्य उद्देश्य था। महमूद गजनी किस वंश का शासक था? तो यामिनी वंश का शासक था। महमूद गजनी साम्राज्य के किस शासक का पुत्र था? तो सुबुक्तगीन का पुत्र था। उसके बाद देखिए, अपने पिता के काल में गजनी कहां का शासक था? तो खुरासान का शासक था। अगला देखिए, कौन सा शासक अपने को बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक कहता है? तो महमूद गजनवी कहता है। तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी पराजय हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। उसके बाद देखिए कि किस युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली? तो तराइन के दूसरे युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और अजमेर पर कब्जा कर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव डाली थी। अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए कि 1206 में मोहम्मद गौरी ने किसको भारत का नेतृत्व सौंपा और वह वापस अपने गृह प्रांत की ओर चल पड़ा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका जवाब होगा। यानी कि 1206 में मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का नेतृत्व सौंपा और वह अपने गृह प्रांत की ओर चल पड़ा। अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर, कहने के भारत से वापस अपने गृह प्रांत की ओर जाते मोहम्मद गौरी पर रास्ते में किसने अचानक हमला किया और उसकी हत्या कर दी? तो पंजाब के खोखरों ने साथियों अचानक हमला किया था और उसकी हत्या कर दी थी। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगले नंबर का सवाल देखिए कि मोहम्मद गौरी के किस गुलाम ने दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है। लाख बख्श का अर्थ क्या होता है? तो लाखों का दान देने वाला मतलब होता है किस चीज का, किस शब्द का? लाख बख्श का। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? तो लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी बनाई थी। और दिल्ली में स्थित जो कुतुब मीनार है इसकी नींव किसने डाली थी? तो इसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने साथियों डाली थी। ये आपको मालूम होना चाहिए। दिल्ली की कुव्वतुल इस्लाम एवं अजमेर का अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद, इसका निर्माण साथियों किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। सल्तनत काल के किस शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी? तो आपको मालूम होना चाहिए दिल्ली सल्तनत के जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इनको मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के किस सेना नायक ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था? तो बख्तियार खिलजी ने साथियों ध्वस्त किया था। अगला देखिए, बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो साथियों अलाउद्दीन मसूद शाह बना। अलाउद्दीन मसूद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा? तो 1246 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद बैठे। ऐसा कौन सा सुल्तान था जो टोपी सिलकर अपना जीवन निर्वाह करता था? तो नसीरुद्दीन महमूद साथियों ये काम करता था। अगला देखिए, भारत में प्रथम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया बेगम थी। कौन? रजिया बेगम थी, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें, रजिया गुलाम वंश के किस शासक की बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल है, रजिया द्वारा पर्दा प्रथा को त्याग कर धारण की गई पुरुष वेशभूषा का नाम क्या था? तो कुबा, जिसे कोट कहते थे, और कुल्हा साथियों टोपी को कहा जाता था, कुल्हा, ठीक है ना।
चलिए अगले नंबर का सवाल है, गुलाम वंश के बाद दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? तो खिलजी वंश का रहा। और खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपनी राजधानी बनाई थी, तो मैं कहूंगा साथियों किलोखरी को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए, कह रहे कि खिलजी वंश के किस शासक के समय दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ? तो ये खिलजी वंश के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का जब शासन था तो इनके समय में दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ये आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए, दक्षिण भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किस शासक पर किया गया? तो देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया। अगला देखिए, कह के राजकीय व्यय से संबंधित विभाग है एक, जिस विभाग का नाम है दीवान ए वकूफ। क्या दीवान ए वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को दिया जाता है? तो यह विभाग जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने साथियों सृजित किया था। 1296 में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? तो अली तथा गुरशास्प था। उसके बाद देखिए, कह रहे सेना को नकद वेतन देने एवं स्थायी सेना रखने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल स्थायी सेना किसके पास थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अगले नंबर के सवाल, यानी कि घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इस शुरुआत साथियों अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और गयासुद्दीन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो जूना खां बैठे थे। कौन साथियों? जूना खां बैठे थे। जूना खां किस नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से सिंहासन पर बैठे थे। और सभी मध्यकालीन सुल्तानों में कौन सा शासक सर्वाधिक शिक्षित था, विद्वान था और योग्य व्यक्ति था? तो किसकी बात चल रही है? मोहम्मद बिन तुगलक की बात चल रही है। अगले नंबर के क्वेश्चन देखिए, कह के मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं और कृत्यों के कारण किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साथियों स्वप्नशील, पागल और रक्त पिपासु भी कहा जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो अमीर कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहां पर स्थानांतरित की थी? तो देवनागिरी में साथियों स्थानांतरित की थी। देवनागिरी कह लो या देवगिरी कह लो। अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेना अध्यक्ष खुसरो को पराजित कर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो गाजी मलिक को साथियों पराजित किया था, जिसको तुगलक गाजी भी कहा जाता है। गाजी मलिक किस नाम से गद्दी पर बैठा था? तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से बैठा था। भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक कौन था? तो भारत में नहरों का निर्माण करने वाला प्रथम शासक गयासुद्दीन तुगलक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप कौन सा नगर स्थापित किया था? तो तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया था। कौन सा साथियों? तुगलकाबाद नामक नगर स्थापित किया था, यह भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की स्थापना की थी? तो आपको याद रखना है साथियों, संगम राजवंश की स्थापना की थी। आंसर आपका संगम राजवंश हो जाएगा। उसके बाद देखिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? तो तेलुगु थी। ये सारे के सारे सवाल साथियों आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो समझदारी इसी में होगी कि अपनी परीक्षा से पहले पहले अपनी तैयारी को पूरा कर लीजिए और संपूर्ण रिवीजन कर लीजिए साथियों पूरी जीके का। चलिए अगला सवाल कह के सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां, इन्होंने सुल्तान की बजाय किस उपाधि धारण की थी? तो सुल्तान की उपाधि उन्होंने धारण नहीं की, बल्कि रैयत आला की उपाधि इन्होंने धारण की थी। खिज्र खां का उत्तराधिकारी कौन था? तो मुबारक खां था। मुबारक खां ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो इन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी। उसके बाद देखिए, याहिया बिन अहमद को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। उसके बाद देखिए, दो हिंदू अमीरों का उल्लेख दिल्ली के किस शासक के दरबार में प्रथम बार मिलता है? तो मुबारक शाह के शासक में, मुबारक शाह जो शासक थे इनके दरबार में प्रथम बार मिलता है हिंदू अमीरों का उल्लेख। अगला सवाल देखिए, याहिया बिन अहमद की किस पुस्तक से सैयद वंश के विषय में जानकारी मिलती है? तो तारीख मुबारक शाही से सैयद वंश की जानकारी मिलती है। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? तो फिरोज तुगलक बैठा था। खलीफा ने फिरोज तुगलक को कौन सी
उपाधि दी थी? तो कासिम अमीरुल मोमिनीन की उपाधि दी थी। उसके बाद देखिए तुगलक वंश के किस शासक ने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत 4 नए कर यानी कि खराज कर जिसको लगान कहा जाता है, खुम्स कर जिसको युद्ध में लूटपाट का माल वो होता है, जजिया कर और जक़ात वसूल करने का आदेश दिया था? तो साथियों तुगलक वंश के किस शासक ने? तो फिरोज शाह तुगलक ने। अगला देखिए ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था? तो फिरोज तुगलक था। इस पुर्तगाली यात्री ने कृष्णदेव राय के काल में विजयनगर की यात्रा की थी? तो डुआर्ट बारबोसा ने की थी। किसने की थी साथियों? डुआर्ट बारबोसा ने की थी। अगला सवाल देखिए किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में है साथियों तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो यह भी कृष्णदेव राय ने ही रचना की थी। तुलुग वंश के किस शासक ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी? तो साथियों तेनाली रामकृष्ण ने की थी। उसके बाद देखिए तुलुग वंश के किस शासक ने नागलपुर नामक नगर हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था? तो यह काम साथियों कृष्णदेव राय ने करवाया था। तुलुव वंश के किस शासक ने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी? तो मैं कहूंगा तुलुव वंश के जो कृष्णदेव राय थे ना, इन्होंने आंध्र भोज, अभिनव भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। अगले नंबर के सवाल है कह रहे कि विजयनगर के किस सम्राट ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था? तो विजयनगर के ये कृष्णदेव राय थे। देखिए आप यहां पर देख रहे हैं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चंस आपके सामने चल रहे होंगे। अगर एक टॉपिक है तो उस टॉपिक से संबंधित जितने एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, उन सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट किया जा रहा है। फिर और कुछ मिनट बाद दूसरा टॉपिक शुरू हो जाता है, उसके सभी क्वेश्चन, फिर उसके बाद तीसरा टॉपिक शुरू हो जाता है। ऐसे साथियों पूरी जीके में जितने भी टॉपिक हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों देखेंगे, यानी कि आपका संपूर्ण कवर अप हो जाएगा साथियों, संपूर्ण जीके का कवर अप हो जाएगी साथियों आपकी। तो आप बहुत इत्मीनान के साथ, बहुत धैर्य के साथ, बहुत तसल्ली के साथ इस वीडियो को देखते जाइए। तकरीबन 300 सवाल हो चुके हैं, 200 सवाल अभी आपको और देखना बाकी है। ठीक है ना? चलिए, तो कहने के विजयनगर के किस सम्राट ने? तो कृष्णदेव राय ने उम्मातुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था। और इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता है? तो सूफी आंदोलन कहा जाता है। सूफी सिलसिला किस धर्म से संबंधित है? तो इस्लाम धर्म से संबंधित है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो सवाल मैं आपको करवा रहा हूं वो आपको तैयार करते जाना है, देखते जाना है। अगला देखिए कह रहे सूफी मत की उत्पत्ति इस्लाम के किस सिद्धांत से हुई है? तो वहदत उल वजूद से हुई है। वजहत उल वजूद का मतलब क्या होता है? सर्वेश्वरवाद होता है। और चिश्ती परंपरा का मुख्य केंद्र कहां था? तो अजमेर में था। उसके बाद देखिए सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में भारत आए थे? तो पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के किसके साथ भारत आए थे? तो मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। और दक्षिण भारत में 1340 ईस्वी में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत किसने की थी? तो शेख बुरहानुद्दीन ने की थी। यह भी आपको साथ यहां पर मालूम होना चाहिए। चलिए, उसके बाद देखिए कह रहे कि 1425 में कबीर का जन्म कहां पर हुआ था? तो कबीर का जन्म साथियों लहरतारा काशी में हुआ था। कबीर कौन सी भक्ति धारा से जुड़े थे? तो निर्गुण भक्ति धारा से जुड़े थे। और कबीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो कबीर पंथी कहलाए जाते थे। कबीर की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो साथियों उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के मगहर में कबीर दास की मृत्यु हुई थी। बीजक के रचयिता कौन है? तो कबीर दास है। रैदास के माता पिता कौन थे? तो माता धुरी बनिया एवं पिता रघु थे। रैदास अपना जीविकोपार्जन कैसे किया करते थे? तो जूते बेचकर किया करते थे। रैदास ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। डायरेक्ट आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि रायदासी संप्रदाय की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो ऑप्शन में रैदास होगा। रैदास आपको बता देना है। रैदास की प्रमुख शिष्य कौन थी? तो मीराबाई थी। क्योंकि साथियों क्वेश्चंस की अगर बात करें, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में साथियों ऑब्जेक्टिव आएंगे, बहुविकल्पी आएंगे, लेकिन समय आपके पास साथियों कम है तो बहुविकल्पीय में ना लाकर क्वेश्चन और जस्ट उसका आंसर साथियों मैं आपको दे रहा हूं। ऐसे अगर आप लोग पढ़ाई करेंगे तो कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। अगला देखिए करके वैष्णव संत कहां लोकप्रिय हुए? तो महाराष्ट्र में लोकप्रिय हुए। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर में कौन लाया? तो रामानंद लाए।
बंगाल में कृष्ण भक्ति के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? तो विद्यापति ठाकुर और चंडीदास थे। उसके बाद देखिए किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में चंडीदास का योगदान है? तो बंगाली को, यानी कि बंगाली भाषा को लोकप्रिय बनाने में किसका हाथ है? तो चंडीदास का हाथ है। अगला देखिए 1446 ईस्वी में नदिया बंगाल, बंगाल के नदिया के मायापुर गांव में कृष्ण भक्ति के किस प्रतिपादक का जन्म हुआ? तो चैतन्य का हुआ। और दादू दियाल का जन्म 1554 में कहां पर हुआ? तो अहमदाबाद में हुआ। कहां पर साथियों? अहमदाबाद में। दादू दियाल का संबंध किस जाति से था? तो धुनिया जाति से था। ठीक है। उसके बाद देखिए सांभर में आकर दादू दयाल ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो ब्रह्मा संप्रदाय की स्थापना की थी। दादू दयाल ने आंदोलन की शुरुआत की, तो कौन से आंदोलन की शुरुआत की? निफक आंदोलन की शुरुआत की थी दादू दयाल ने। दादू दयाल के उपदेश किस पुस्तक में मिलते हैं? तो दादू राम की वाणी इस पुस्तक में मिलते हैं। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो तुलसीदास ने की थी। और तुलसीदास का जन्म कहां पर हुआ था? तो बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ था। और तुलसीदास की शासक, यानी कि तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो ये अकबर के समकालीन थे। सूरसागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो सूरदास ने सूरसागर नामक ग्रंथ की रचना की थी। बाबर ने पहली बार भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1519 में किया था। बाबर ने किसके विरुद्ध पहली बार भारत आक्रमण किया था? तो यूसुफजई जाति के विरुद्ध पहली बार भारत पर आक्रमण किया था भारत ने। बाबर ने भारत पर अपने पहले आक्रमण में किन स्थानों को अपने अधिकार में ले लिया? तो बाजौर और भेरा को ले लिया। पंजाब के किस शासक ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था? तो दौलत खां लोधी को, यानी कि पंजाब के जो दौलत खां लोधी थे इन्होंने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजा था। उसके बाद देखिए बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण भेजने के मामले में मेवाड़ के किस शासक ने दौलत खां लोधी का सहयोग किया था? तो राणा सांगा ने साथियों किया था। अगले सवाल देखिए, कह रहे कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर की प्रसिद्ध युद्ध नीति तुगलकनामा का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया था? तो पानीपत के पहले युद्ध में साथियों तुगलकनामा नामक युद्ध नीति का प्रयोग किया गया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की विजय हुई। अगले देखिए, कह रहे 1527 में खानवा के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। खानवा के युद्ध में किसकी विजय हुई? तो बाबर की विजय हुई। 1528 में चंदेरी का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। अगले नंबर के सवाल देखिए, चंदेरी के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। और 1526 में घाघरा का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अफगान व बाबर के बीच हुआ था। घाघरा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो बाबर की विजय हुई थी। और 1530 में बाबर की मृत्यु जो है ना वो कहां पर हुई थी? तो आगरा में 1530 में बाबर की मृत्यु हुई थी। अगला सवाल, बाबर का उत्तराधिकारी कौन है? तो उसका बेटा हुमायूं ये बाबर का उत्तराधिकारी था। नसीरुद्दीन हुमायूं सिंहासन पर कब बैठा? तो 1530 में बैठा। हुमायूं ने किस स्थान पर मुगल सिंहासन संभाला था? तो आगरा में साथियों मुगल सिंहासन संभाला था। अगला देखिए, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं कहां का सूबेदार था? तो हुमायूं बदख्शा का सूबेदार था। तीन पन्हा नामक नगर की स्थापना किसने की थी? तो 1533 में की गई थी इसकी स्थापना, और हुमायूं के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। 1539 में चौसा के युद्ध किनके बीच हुआ था? तो शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। चौसा के युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो शेर खां की विजय हुई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल, 1540 में बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध ये किनके बीच हुआ था? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको याद रखना है कि शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध। बिलग्राम की युद्ध में किसकी विजय हुई थी? तो शेर खां की विजय हुई थी। कौन सी युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था? तो बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया था। अगला सवाल देखिए, हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? तो 1555 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था साथियों हुमायूं। ठीक है, चलिए अब उसके बाद देखिए अगला सवाल, पंजाब के किस सूरी शासक को पराजित करके हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था? तो पंजाब के सिकंदर जो सूरी शासक का एक तरीके से था, इसको पराजित करके हुमायूं पुनः दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो गुलबदन बेगम ने की थी। अगला देखिए, बंगाल से सिंध तक जाने वाली ग्रांड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह ने। मलिक मोहम्मद जायसी किसके समकालीन थे? तो शेरशाह सूरी के समकालीन थे। उसके बाद देखिए, मुंसिफान किसे कहा जाता है? तो न्यायाधीश को कहा जाता था।
अगला देखिए करके शेरशाह ने कौन सा नया सिक्का प्रचलित किया था, तो रुपया ये शेरशाह ने प्रचलित किया था। सिक्कों पर शेरशाह का नाम और पद किस लिपि में लिखे गए थे, तो देवनागरी लिपि में लिखे गए थे। शेरशाह द्वारा बनवाई गई 1700 सरायों का प्रबंधन कौन करता था, तो शिकदार करता था। अगला देखिए पद्मावत की रचना किसने की थी, तो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। शेरशाह ने कन्नौज को आबाद करके कौन सा नगर बसाया था, तो शेरसूर नामक नगर बसाया था। शेरशाह का मकबरा ये कहां निर्मित है, तो सासाराम में निर्मित है। अगला देखिए करके शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर किसने कहा, तो कनिंघम ने कहा। क्या शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कनिंघम ने कहा। और गद्दी पर बैठने से पहले औरंगजेब किस स्थान का गवर्नर था, तो दक्कन का साथियों गवर्नर था। औरंगजेब को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए औरंगजेब ने कौन से कर को पुनः लागू किया, तो जजिया कर को पुनः लागू किया। और जजिया कर किससे वसूल किया जाता था, तो हिंदुओं से वसूल किया जाता था। सिख गुरु को यानी कि किस सिख गुरु को 1695 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा यातना देकर मार डाला गया, तो गुरु तेग बहादुर को मार डाला गया। अगला देखिए औरंगजेब ने मई 1666 ईस्वी में शिवाजी को कहां पर कैद कर लिया था, तो जयपुर भवन में कैद किया था। बीबी का मकबरा कहां पर स्थित है, तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। 1679 ईस्वी में बीबी के मकबरे का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था। अगला देखिए किस मुगल शासक ने बीजापुर एवं गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिला लिया था, तो किसने साथियों अपने साम्राज्य में मिलाया था, औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा को अपने साम्राज्य में मिलाया था। मुगल बादशाह को रंगीला कहा जाता है, यानी कि किसको रंगीला कहा जाता है, मोहम्मद शाह जो कि एक मुगल बादशाह था, इसको रंगीला के नाम से भी जाना जाता था। किस मुगल बादशाह का उपनाम रोशन अख्तर था, तो रोशन अख्तर किसका नाम था, मोहम्मद शाह का नाम साथियों रोशन अख्तर था। अगला देखिए ईरान के शासक नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को किस युद्ध में हराया था, तो करनाल के युद्ध में हराया था। और करनाल का युद्ध कब हुआ था, 1739 में हुआ था साथियों करनाल का युद्ध। अगला देखिए मुगल शासक मोहम्मद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो अहमद शाह बैठा था। किसके प्रशासन में हिजड़ों और औरतों की भागीदारी थी, तो अहमद शाह के प्रशासन में हिजड़ों और औरतों की भागीदारी थी। मुगल शासक अहमद शाह के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो आलमगीर बैठा था। आलमगीर द्वितीय के बाद उसका पुत्र अली गौहर किस नाम से गद्दी पर बैठा, तो शाह आलम द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो अकबर प्रथम बैठा था। ठीक है ना, ये सारी जानकारी आप लोगों को साथियों याद रखना है। अगला देखिए कह रहे कि शाहजहां ने अपनी किस बेगम की याद में आगरा में ताजमहल का निर्माण करवाया था, तो ये तो दिक्कत होगी भाई। शाहजहां ने अपनी ठीक है किस बेगम की याद में यानी कि मुमताज महल की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था, यह आंसर गलत है। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या था, अर्जुमन बानो बेगम इनका नाम था, आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए शाहजहां का रत्न जड़ित सिंहासन किस नाम से जाना जाता था, तो तख्ते ताउस कहा जाता था इसको। तख्ते ताउस में कौन सा हीरा जड़ा हुआ था, तो कोहिनूर हीरा जड़ा हुआ था। किसके शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, तो शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला देखिए शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से कहां स्थानांतरित किया, तो शाहजहां ने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना किसने की थी, तो शाहजहां ने की थी। शाहजहां के पुत्रों में सर्वाधिक विद्वान कौन था, तो सर्वाधिक विद्वान तो दारा शिकोह था। कौन था, दारा शिकोह था। उसके बाद देखिए भगवत गीता एवं रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था, तो दारा शिकोह ने किया था। खुसरो को समर्थन देने के आरोप में 1610 ईस्वी में जहांगीर ने किस सिख की मृत्यु दंड दे दिया था, तो मैं कहूंगा गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड दे दिया था। किस सिख गुरु ने सिखों के लिए सैन्य शिक्षा प्रारंभ करके उन्हें लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया, तो गुरु गोविंद सिंह यहां पर आपका जवाब होगा। ठीक है ना, यानी कि गुरु गोविंद जो कि सिख गुरु थे, इन्होंने सिखों के लिए सैन्य शिक्षा की शुरुआत की और उन्हें लड़ाकू जाति में परिवर्तित किया। अगला सवाल देखिए इस्लाम ना कबूल करने की वजह से औरंगजेब ने यातनाएं देकर किस गुरु की हत्या करवा दी थी, तो गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद जी थे। किसने सिखों को सैन्य शक्ति बना दिया और 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की, तो गुरु गोविंद सिंह ने साथियों किया। अगला देखिए गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद उनके किस शिष्य ने सिखों का नेतृत्व
नेतृत्व संभाला? तो बंदा बहादुर ने संभाला। 18वीं शताब्दी के राजपूत राज्यों में कौन सा राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो साथियों जयपुर का आमेर था। आमेर के किस राजा ने 1727 ईस्वी में जयपुर शहर की नींव रखी थी? तो सवाई मिर्जा जयसिंह ने ही जयपुर शहर की नींव रखी थी। अगला सवाल देखिए, तो साथियों तकरीबन 100 सवाल और आपके सामने से गुजरेंगे, उसके बाद आपकी पूरी जीके साथियों कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है ना। अगला देखिए, करेंगे किस राजपूत राजा ने विज्ञान और कला के महान केंद्र के रूप में जयपुर को ख्याति प्रदान की थी? तो सवाई जयसिंह। कौन सा राजपूत राजा एक कुशल शासक, महान विधिवेत्ता, खगोल शास्त्री, नगर नियोजक, नगर संस्थापक एवं वैज्ञानिक के रूप में चर्चित था? तो ये किसकी बात चल रही है? सवाई जयसिंह इन सभी नामों से चर्चित था। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा होता है? तो हीरा होता है कार्बन का शुद्ध रूप। अगला देखिए, जो हीरा प्रयोगशाला में बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे साथियों कृत्रिम हीरा कहा जाता है। दुनिया का सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तो शुद्ध हीरा ही दुनिया का सबसे कठोर तत्व है। और हीरे का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 3.52 होता है। अगला देखिए, करके कौन सा तत्व कांच को काटने तथा चट्टानों में छेद करने के काम आता है? तो शुद्ध हीरे से ही साथियों का एक तरीके से शुद्ध हीरे से ही कांच को काटा जा सकता है और चट्टानों में छेद किया जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कठोर होता है। कार्बन का कौन सा रूप विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है? तो हीरा जो है ना, ये विद्युत तथा ऊष्मा का कुचालक होता है। विश्व का विशालतम जंतु कौन सा है? तो नीली व्हेल जो है ना, ये विश्व का विशालतम जंतु है। अगले नंबर के साथ तो सवाल देखिए और देखिए इन सवालों के जवाब आपके क्या हो सकते हैं। देखिए, यानी कि नीली वेल, क्या साथियों, नीली वेल की लंबाई कितने मीटर तक होती है? तो 30 मीटर तक होती है। सबसे बड़ा स्तनी कौन सा है? तो नीली वेल ही साथियों सबसे बड़ा स्तनी है। उसके बाद देखिए, सबसे विशाल स्थलीय स्तनी कौन सा है? तो हाथी सबसे विशाल स्थलीय स्तनी है। अगला देखिए, कह रहे सबसे बड़ा सर्प कौन सा है? तो अजगर जो है ना, अजगर ये सबसे बड़ा सर्प है। सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो रेनोडॉन टाइपस ये सबसे बड़ी मछली है। विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार व जनन जैसी अनेक जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है? तो जीव विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवित पदार्थों के उद्भव, विकास, आहार, जनन जैसी अनेक जैविक क्रियाओं का प्रयोगात्मक अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखिए, यानी कि विज्ञान के रूप में जीव विज्ञान का अध्ययन किस महान यूनानी दार्शनिक द्वारा पौधों तथा पशुओं के अध्ययन से शुरू हुआ? तो मैं कहूंगा अरस्तु यहां पर आपका जवाब होगा। जंतु विज्ञान यानी कि जोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को जंतु विज्ञान यानी कि जोलॉजी का पिता कहा जाता है। बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था 1802 में? तो लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग। वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो थियोफ्रेस्टस को बॉटनी का जनक यानी कि वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी कि मॉडर्न बॉटनी का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को कहा जाता है। वर्गीकी यानी कि टैक्सोनॉमी का जनक किसे कहा जाता है? तो कार्ल लिनियस को वर्गीकी का भी जनक कहा जाता है। हमारा शरीर जिन अनेक छोटी छोटी इकाइयों से निर्मित है उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें साथियों कोशिका कहा जाता है। और जीव शरीर की रचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिक इकाई क्या होती है? तो कोशिका होती है। उसके बाद देखिए साथियों, सन 1665 में किसने मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना की खोज की और कोशिका नाम दिया? तो रॉबर्ट हुक आपका जवाब होगा। कौन सा शैवाल केवल एक ही कोशिका का बना होता है जो 10 सेंटीमीटर तक लंबा होता है? तो एसिटेबुलेरिया की बात चल रही है। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है। कितनी होती है साथियों? 206 होती है। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो स्टेपीज होती है। सबसे छोटी अस्थि स्टेपीज ये कहां पर पाई जाती है? तो ये मध्य कर्ण में पाई जाती है, यानी कि ये कान में पाई जाती है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? तो फीमर की होती है, जो कहां पर पाई जाती है? जांघ में पाई जाती है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि फीमर ये कहां पर होती है? तो साथियों ये तो जांघ में होती है। मैंने आपको बताया कहां पर होती है, जांघ में होती है। उसके बाद देखिए, मानव शरीर में
कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी है? तो साथियों मानव शरीर में कशेरुकाओं की कुल संख्या 33 है। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार के कार्बनिक यौगिक शरीर की सामान्य वृद्धि तथा रोगों से रक्षा के लिए आवश्यक होते हैं? तो विटामिन आवश्यक होते हैं। किस प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का ऊर्जा स्रोत के रूप में कोई महत्व नहीं है, लेकिन शरीर के विभिन्न उपापचयी प्रक्रमों में ये नियंत्रण करते हैं? तो किसकी बात चल रही है साथियों? विटामिन की बात चल रही है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कहने के विटामिन को इनकी घुलनशीलता के आधार पर किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? तो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं और वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। अगला देखिए, जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो साथियों विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, ठीक है ना। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और विटामिन ए की कमी से कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? तो रतौंधी रोग हो सकता है। उसके अलावा संक्रमण का शिकार हो सकता है, ठीक है ना, मतलब संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। त्वचा में परिवर्तन हो जाता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। विटामिन बी7 की कमी से कौन कौन से रोग हो सकते हैं? तो शरीर में दर्द हो जाता है, बाल गिरने लगते हैं विटामिन बी7 की कमी से, बायोटीन की कमी से, वृद्धि में कमी हो जाती है ग्रोथ में, और लकवा रोग लगने का खतरा रहता है। अगला सवाल, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है साथियों? कैल्सीफेरॉल होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहते हैं, दांत कमजोर हो जाते हैं, दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। विटामिन डी के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त हो सकता है, दूध से, अंडे से, मछली की यकृत आदि से। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि विटामिन सी के मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन सी नारंगी में होता है, नींबू में, टमाटर में, आंवले में, पत्तीदार सब्जियों में विटामिन सी होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। और विटामिन ई की कमी से कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो जनन शक्ति में कमी यानी कि बांझपन साथियों पैदा हो सकता है विटामिन ई की कमी से। अगला देखिए, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि विटामिन ई के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं? तो विटामिन ई हमें दूध से मिल जाता है, मक्खन से, अंकुरित गेहूं से, वनस्पति तेल से, पत्तीदार सब्जियों से हमें विटामिन ई प्राप्त हो जाता है। कौन सा खनिज रुधिर के स्कंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और पेशीय संकुचन प्रक्रिया से संबंधित होता है? तो साथियों कैल्शियम यहां पर हो जाएगा। दूध, पनीर, हरी पत्तेदार सब्जियां, बाजरा, रागी, गिरी, जई, आटा, गुर्दे किस खनिज के मुख्य स्रोत हैं? तो साथियों फास्फोरस के मुख्य एक तरीके से स्रोत हैं। कौन सा खनिज कैल्शियम से संबंधित होकर दांतों तथा हड्डियों को दृढ़ता प्रदान करता है? तो फास्फोरस ये काम करता है। उसके बाद देखिए, कौन सा खनिज शरीर के तरल पदार्थों के संरचनात्मक संतुलन बनाए रखने में सहायक होता है? तो फास्फोरस होता है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, करके कौन सा खनिज लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए मुख्य स्रोत आवश्यक है? तो लोहा यानी कि आयरन। कौन सा खनिज ऊतक ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होता है? तो आयरन। भोजन के पचने की क्रिया किस तंत्र में होती है? तो पाचन तंत्र में होती है। उसके बाद देखिए, भोजन में हम मुख्य रूप से क्या लेते हैं? तो भोजन में साथियों हम प्रोटीन लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं और वसा लेते हैं। पाचन तंत्र में उपस्थित किन घटकों की सहायता से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा का पाचन होता है? तो एंजाइम तथा पाचन अम्ल। उसके बाद देखिए, कह रहे कि परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने, ठीक है ना। विलियम हार्वे ने ही साथियों परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। मनुष्य में किस प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? तो मनुष्य में विकसित, बंद व दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव परिसंचरण तंत्र किन दो भागों से मिलकर बना होता है? तो रुधिर परिसंचरण तंत्र और लसिका परिसंचरण तंत्र। उसके बाद देखिए, अगला सवाल कह रहे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र के 3 घटक कौन से हैं? तो हृदय है, रुधिर वाहिनियां हैं और रुधिर है। उसके बाद देखिए, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स किस विषाणु से होता है? तो वेरियोला वायरस की वजह से होता है ये। चेचक से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पूरा शरीर प्रभावित होता है भाई चेचक की वजह से, स्मॉल पॉक्स की वजह से। माता की अगर बात करें यानी कि चिकन पॉक्स किस विषाणु से होता है? तो वेरिसेला वायरस की वजह से होता है। माता से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पूरा शरीर होता है। गलसोत यानी कि मम्स किस विषाणु से होते हैं? तो मम्स वायरस नामक की वजह से, विषाणु की वजह से होते हैं।
गलसोत से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पैरोटिड ग्रंथि प्रभावित होती है। विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्था है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म किस संस्था से हुआ? तो लीग ऑफ नेशन से हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई? तो 1919 में हुई। आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर के साथ सवाल आपके स्क्रीन पर है। कह रहे किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र नाम दिया, यूनाइटेड नेशन नाम दिया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने यह नाम दिया। संयुक्त राष्ट्र संघ के संविधान को क्या कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कौन सी संस्था विश्व की लघु संस्था महासभा कहलाई जाती है? तो महासभा को कहा जाता है। क्या विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को कहा जाता है। अगला देखिए, महासभा का मुख्यालय कहां पर है? तो न्यूयॉर्क में है। और संयुक्त राष्ट्र के बजट को कौन नियंत्रित करता है? तो महासभा नियंत्रित करती है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो नीदरलैंड के द हेग में है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के संविधान में कितने अध्याय होते हैं? तो 5 अध्याय होते हैं और 70 अनुच्छेद होते हैं। अगला देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की कार्यकारी भाषाएं क्या हैं? तो अंग्रेजी है और साथियों फ्रेंच है। नेक्स्ट नंबर का सवाल, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। और इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला कौन सी थी? तो गर्टरूड एडरले इनका नाम था। और इंग्लिश चैनल पार सबसे पहले इन्होंने ही किया था एज ए महिला। उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल कह रहे कि विंबलडन ट्रॉफी विजेता पहला एशियाई व्यक्ति कौन था? तो आर्थर एश थे। अगला देखिए, विश्व का मानचित्र बनाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या था? तो एनेक्सीमेंडर था। ठीक है। अगला देखिए, सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे ज्यादा उम्र जिनकी थी और एवरेस्ट पर चढ़े थे स्वतः रिचर्ड वॉस चढ़े थे। ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो जूलिया गिलार्ड थी। अगला देखिए, त्रिनिडाद टोबैगो की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? कमला प्रसाद बिसेसर थी। जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर कौन थी? तो एंजेला मार्केल थी। और एवरेस्ट पर 20 बार चढ़ने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो अप्पा शेरपा था। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल है, कह रहे कि सबसे अधिक उम्र में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन था? तो मीन बहादुर शेरपा था। 76 वर्ष की उम्र में ये चढ़े थे। एवरेस्ट पर चढ़ने वाला पहला नेत्रहीन व्यक्ति कौन था? तो एरिक वीन मेयर था, जो कि अमेरिका से थे। ठीक है। तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन यानी कि जिनके नेत्र नहीं थे, तो ऐसा व्यक्ति था। 2001 में ये चढ़े थे, अमेरिका से थे। एरिक वीन मेयर इनका नाम था। ठीक है ना। तो कुल मिला के साथियों यहां पर आपने सारी चीजें यहां पर देख ली। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास? एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आप साथियों अपने एसएससी जीडी एग्जाम को पास करना चाहते हैं, अब क्योंकि कम समय में है और इस कम समय में आपको साथियों वही कंटेंट पढ़ना चाहिए जो आपके एग्जाम में साथियों आए, तो इसी क्रम में मैंने 3 पीडीएफ आपके लिए साथियों तैयार करवाई हैं। अगर आप इन 3 पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो मेरा मानना है कि एग्जाम आपका बहुत आराम से पास हो जाएगा। पहली पीडीएफ आपको साथियों जो दी जाएगी वो दी जाएगी एसएससी जीडी के 10 एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर, यानी कि जैसा आपका पेपर आएगा ना वैसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं साथियों, हल सहित आपको ये पीडीएफ दी जा रही है। तो इसमें हिंदी होगी 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 20 क्वेश्चन, मैथ 20 क्वेश्चन, जीके मैथ सब कुछ, मतलब 20-20 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर होगा। ऐसे 10 मॉडल आपको दिए जा रहे हैं सॉल्यूशन के साथ। उसके अलावा साथियों आपको कुछ और ऐसे क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं जो पिछली शिफ्ट में आए हैं। तो पिछली शिफ्ट में साथियों जो क्वेश्चंस आए हैं ना वो भी आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि यहां से तो 100% आना तय है, क्योंकि पिछले एग्जाम में एसएससी जीडी की जो पिछली प्रीवियस ईयर शिफ्ट हुई है वहां से डायरेक्ट एग्जाम में एग्जामिनर साथियों सवाल उठा लेता है। तो आपको एक ये पीडीएफ दी जाएगी, एक ये, और तीसरी पीडीएफ आपको दी जाएगी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की, क्योंकि आपके एग्जाम में साथियों 4 से 5 करंट अफेयर के सवाल पूछे जाएंगे, तो वो इसी पीडीएफ में से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये तीनों पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में साथियों लिंक है एसएससी जीडी पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे ना तो ये तीनों पीडीएफ आपको वहीं पर भेज दी जाएगी। मैं कहूंगा इन पीडीएफ को सरसरी निगाहों से भी अगर आप देख लेते हैं तो आपका साथियों एग्जाम बहुत आराम से पास हो जाएगा। चलिए
तो इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ साथियों जरूर शेयर कर दीजिएगा। और उसके अलावा एसएससी जीडी की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस प्लेलिस्ट को पूरा वॉच कर लीजिएगा। अगर आप पूरा वॉच कर लेते हैं तो आपकी एक तरीके से तैयारी में मजबूती आ जाएगी, और जब तैयारी में मजबूती आ जाती है तो सिलेक्शन बहुत आराम से हो जाता है। तो ये दोनों काम साथियों आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।